सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत या बीच में अथवा किसी कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने की यह स्थिति विराम कहलाती है। लेखन कार्य में इसे कुछ चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे रोको, मत जाने दो। रोको मत जाने दो। देखिए, अल्प विराम के स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया, क्योंकि वाक्य में वक्ता के विराम की मानसिक दशा बदल गई है। यानी कि एक वाक्य में हमें बोला जा रहा है कि रुकने के लिए कि रोको मत जाने दो, दूसरे वाक्य में बोला जा रहा है कि रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार का बदलाव एक विराम चिन्ह के द्वारा होता है। तो हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः साधारण वाक्यों तथा आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो हम देख सकते हैं वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्यों में अपनी बात करने हेतु जहां बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनु, जय, अंकुर और आदित्य घर चले गए। ऐसे ही अगला है अर्धविराम। जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय रुकना पड़े, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब तक विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं होंगे, मेहनती नहीं होंगे, तब तक उनके अच्छे अंक नहीं आएंगे। अगला है योजक। जिन चिन्ह का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे युग्म शब्दों के बीच में, जैसे लाल लाल लाल, घर घर, 8 8 बार आदि। और या बीच में के अर्थ जैसे लव और कुश, जय और पराजय। तुलना वाचक सा से सी से पहले, जैसे प्रताप सा वीर, मिलना असंभव है। ऐसे ही जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे अनाप शनाप, रोटी शोटी। अगला है प्रश्नसूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का भाव अथवा किसी को पुकारते समय कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे भाई तनिक ठहर जाओ। ऐसे ही अगला है उद्धरण चिन्ह। वक्ता अथवा लेखक की बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी की बात जैसे उसने कहा है वैसे ही बताना है, तो उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। अब हम यहाँ देखेंगे एक खरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी रचना या किसी उपनाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को कौन नहीं जानता, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। अगला है उपविराम। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए तथा नाटक के संवादों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। नाटक के संवादों में सैनिक, महाराज की जय हो, महाराज कहो सैनिक क्या समाचार है। अब अगला है निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, समस्त जीव जंतु, हाथी, शेर, हिरण अनावृष्टि के कारण व्याकुल थे। इसी प्रकार नाटक के संवादों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे नौकर, स्वामी मैंने आपका
नमक खाया है। मालिक स्वाम नमक ही खाता रहेगा या कुछ काम भी करेगा। ऐसे ही अगला है विवरण चिन्ह। किसी बात को ब्यौरेवार बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। अगला है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या बिंदु लगा देते हैं। जैसे पंडित का प, डॉक्टर का डॉ, प्रोफेसर का प्रो। ऐसे ही अगला है कोष्टक चिन्ह। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूरदर्शी दूर की सोचने वाला है। इसके अतिरिक्त क्रमसूचक अंकों अथवा अंकों के साथ भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं। अगला है त्रुटि पूर्वक। जहां कुछ लिखने से छूट जाता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुर्गे लड़ लड़कर लहूलुहान हो गए, तो हम यहाँ देख सकते हैं इस वाक्य में लहूलुहान छूट गया, तो यहाँ पे त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को लिखा गया है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।